एवरीवन, दिस इज आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। गाइज, आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इम्पॉर्टेंट हमारी क्लास रहेगी आज की। और इसमें हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो साइंस के टॉपिक वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। जो टॉपिक रहेगा हमारा मानव पाचन तंत्र या फिर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे टोटल 50 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। ये सारे हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर में से लिए हुए क्वेश्चन है। चाहे आप एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हो या सीपीओ की तैयारी कर रहे हो या सीएसएसएल के लिए तैयारी कर रहे हो या सीजीएल, डीएसएसबी, केवीएस, आरआरबी, एमटीएस या फिर एसआई या फिर सब इंस्पेक्टर के लिए तैयारी कर रहे हो या प्रिपरेशन कर रहे हो, तो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास रहेगी हमारी। टोटल जो क्वेश्चंस हम लोग आज के क्लास में डिस्कस करेंगे वो 15 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोगों के सामने है। इसमें कहा है सब्जियां खराब होती है क्योंकि उनमें किसकी मात्रा अधिक होती है। यानी कि जो वेजिटेबल्स खराब हो जाती है वो किसके क्वांटिटी के कारण हमारी जो वेजिटेबल है वो खराब हो जाती है आसानी से। ऑप्शन ए में कहा है कार्बोहाइड्रेट के द्वारा, ऑप्शन बी में कहा है जल के द्वारा, ऑप्शन सी में कहा है विटामिन के द्वारा या ऑप्शन डी रहेगा एंजाइम के द्वारा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा जल या फिर वाटर के कारण हमारी जो सब्जियां हैं वो जल्दी खराब हो जाती है। अब इसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साथ में, ताकि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से हमें समझ में आए। सब्जियां में 80 या फिर 95% तक जल होता है। आपको याद रखें कि सब्जियों में 80 या 95% तक क्या होता है, जल उपस्थित होता है। और इसके साथ साथ सब्जियों में कार्बनिक पदार्थ भी होती हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट सब्जियों में उपस्थित होता है, वसा सब्जियों में उपस्थित होता है, प्रोटीन भी सब्जियों में उपस्थित होता है, विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, ये सारी चीज़ें जो है वो सब्जियों में उपस्थित होती है, जिसके कारण जो सब्जियां होती है वो जल्दी सड़ जाती है। इन चीज़ों को आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, इनमें से कौन सा अंग ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में बदलता है तथा रक्त को शुद्ध करता है? Which of the following organ convert glycogen into glucose and purifies the blood? ऑप्शन फर्स्ट में का है यकृत, ऑप्शन बी में का है वृक्क, ऑप्शन सी में का है फेफड़ों या ऑप्शन डी रहेगा ग्रहणी। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा यकृत या फिर लीवर। यकृत के द्वारा ही जो ग्लाइकोजन है वो किस में बदलता है, वो ग्लूकोज में बदलता है या फिर चेंज होता है। और जिसके कारण जो हमारा ब्लड होता है या रक्त होता है वो कैसा होता है, शुद्ध होता है या फिर साफ होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। यकृत ग्लाइकोजन को जीनोलिसिस प्रक्रिया द्वारा ग्लूकोज में बदलता है। आपको याद रखना है कि यकृत जो है वो ग्लाइकोजन को जीनोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा ही ग्लूकोज में परिवर्तन या ग्लूकोज में चेंज करता है। ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन हार्मोन इस प्रक्रिया को नियंत्रित करते हैं। कौन कौन? ग्लूकागोन और एपिनेफ्रिन हार्मोन जो होते हैं वो इस पूरे प्रोसेस को कंट्रोल में करते हैं। यकृत CO2 और अम्लों का उत्सर्जन करके रक्त को शुद्ध करता है। यकृत जो है वो CO2 और अम्लों का उत्सर्जन करके रक्त को कैसा करता है, रक्त को साफ करता है या फिर रक्त को शुद्ध करता है। ये आपको याद रखने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और ये क्या है, ह्यूमन बॉडी के पार्ट्स इसमें बताए गए हैं। ये यकृत है, यहाँ पे उपस्थित होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, टेबल शर्करा किस प्रकार की शर्करा है? आपको बताने की जो टेबल शर्करा है वो किस प्रकार की शर्करा है। ऑप्शन ए में का है फ्रक्टोज, ऑप्शन बी में का है गैलेक्टोज या ऑप्शन सी रहेगा ग्लूकोज या ऑप्शन डी रहेगा सुक्रोज। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा सुक्रोज। जो टेबल शर्करा है वो एक प्रकार का सुक्रोज शर्करा होता है। ये आपको याद रखना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। टेबल शर्करा एक प्रकार की सुक्रोज शर्करा है। अभी हमने डिस्कस किया था कि टेबल शर्करा है वो एक प्रकार की सुक्रोज शर्करा है, ये आपको याद रखना है। और सुक्रोज एक डाइसैकेराइड शर्करा है। और जो सुक्रोज है वो क्या है, वो एक डाइसैकेराइड शर्करा है जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर बना है। जो किस किस से मिलकर बना है, ग्लूकोज से और फ्रक्टोज से मिलकर बना है। टेबल शर्करा को बीट शर्करा या रिफाइंड शर्करा भी कहते हैं। तो आपको याद रखें कि टेबल शर्करा को किन किन नामों से जानते हैं, बीट शर्करा या रिफाइंड शर्करा के नाम से भी जानते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आप लोगों के सामने है। नींबू किसके कारण खट्टा होता है? इसमें आपको बताने कि जो लेमन है वो किसके कारण अधिक खट्टा होता है। ऑप्शन फर्स्ट में का एसिटिक अम्ल के द्वारा, ऑप्शन बी में का है एस्कॉर्बिक अम्ल के द्वारा, या ऑप्शन सी रहेगा टार्टरिक अम्ल के द्वारा, या ऑप्शन डी रहेगा सिट्रिक अम्ल के द्वारा। इसका राइट आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। सिट्रिक अम्ल के द्वारा ही जो नींबू होता है या लेमन होता है वो हमारा कैसा होता है? खट्टा होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है कि नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। नींबू सिट्रिक अम्ल के कारण खट्टा होता है। अभी हमने वही डिस्कस किया था, जो नींबू है वो सिट्रिक अम्ल के कारण कैसा होता है? खट्टा होता है। और जिन और सब्जियों में सिट्रिक अम्ल होता है वे विटामिन सी के अच्छे स्रोत है। यानी कि जितनी भी सब्जियों में, वेजिटेबल्स में सिट्रिक अम्ल होता है वो सारी सब्जियां किसके स्रोत होती हैं? वो विटामिन सी के स्रोत होते हैं। ये आपको याद रखना है। और नींबू में भी क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने है। लार किसके पाचन में मदद करता है? आपको बताना है कि जो सलाइवा होता है वो किसके पाचन में मदद करता है। ऑप्शन ए में का है वसा में, ऑप्शन बी में का है स्टार्च में, ऑप्शन सी में का है प्रोटीन में, या ऑप्शन डी रहेगा विटामिन में। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रहेगा स्टार्च। लार जो है वो स्टार्च के पाचन में मदद करता है या फिर हेल्प्स करता है। ये आपको याद रखना है। लार स्टार्च के पाचन में मदद करता है। अभी हमने वही डिस्कस किया था कि लार जो है वो स्टार्च को पचाने में या स्टार्च के पाचन में मदद करता है या हेल्प करता है। लार ग्रंथि से स्रावित होता है। और ये भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि जो लार है वो लार ग्रंथि से ही स्रावित होता है। ये थोड़ी अम्लीय होती है और इसका जो पीएच मान आपको याद रखना है, इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? 6.8 होता है। और लार खाने में मौजूद कीटाणुओं को मारता है। और जो लार होता है वो क्या करता है? खाने में जो भी उपस्थित कीटाणु होते हैं उसे मारता है। इस प्रकार से जो भोजन होता है वो लार स्टार्च के साथ पाचन यानी कि पचाने में क्या करता है? मदद करता है। चलिए आगे के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से किस भाग में पाचन और श्वसन पाइप एक दूसरे को काटते हैं? आपको बताना है कि बॉडी के किस पार्ट के अंतर्गत ही जो पाचन पाइप और जो श्वसन पाइप होते हैं, जो सांस लेने में हेल्प करते हैं और जो पचाने में सहायक होते हैं, वो एक दूसरे को किस पाइप के द्वारा काटते हैं। ऑप्शन ए में का है ग्रास नली, ऑप्शन बी में का है गला, ऑप्शन सी में का है ग्रसनी, ऑप्शन डी में का है स्वर यंत्र। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा ग्रास नली। ग्रास नली के द्वारा ही जो पाचन है और जो श्वसन पाइप है वो एक दूसरे को काटते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। ग्रास नली पाचन और श्वसन पाइप दोनों के लिए समान मार्ग है। यानी कि जो ग्रास नली होती है वो पाचन और श्वसन पाइप दोनों के लिए ही समान रास्ता होता है, इसलिए ये एक दूसरे को क्या करती है? काटती है। जैसे कि ये क्या है? ये लाल ग्रंथि यहाँ उपस्थित होती है और ये ग्रसनी है, ये जो दिखाई गई है, और ये जो है ये ग्रास नली है, ये यकृत है, ये अमाशय यानी कि स्टोमच है, ये छोटी आंत है, ये जो है ये बड़ी आंत है, ये मलाशय है, ये मल द्वार है, और जो श्वास नली है वो यहीं उपस्थित होती है। ये भी आपको याद रखना है, जिसके कारण ये जो समान रास्ते के कारण एक दूसरे को काटती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा है मक्का किसका अच्छा स्रोत है? आपको पता नहीं कि जो मक्का है वो किसका अच्छा स्रोत है, यानी कि मक्के में क्या पाया जाता है। ऑप्शन ए में का स्टार्च पाया जाता है, ऑप्शन बी में का ग्लूकोज पाया जाता है मक्का में, या ऑप्शन सी रहेगा फ्रक्टोज मक्का में पाया जाता है, या ऑप्शन डी रहेगा माल्टोज पाया जाता है। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। जो मक्का है वो स्टार्च का अच्छा स्रोत है, या फिर जो मक्के में उपस्थित होता है वो क्या रहता है? हमारा स्टार्च उपस्थित होता है। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं साथ में। मक्का स्टार्च का अच्छा स्रोत है। अभी हमने वही डिस्कस किया था, जो मक्का है वो स्टार्च का एक अच्छा या गुड स्रोत या सोर्स होता है। और स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसैकेराइड इकाई है, और जो स्टार्च है वो कार्बोहाइड्रेट की पॉलीसैकेराइड की क्या है? एक इकाई यानी कि एक यूनिट है। और जहां ग्लूकोज के अणु आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा जुड़े होते हैं, और जिसके कारण जो ग्लूकोज के अणु होते हैं वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बंध के द्वारा आपस में
जुड़े हुए होते हैं या फिर मिले हुए होते हैं, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने है। इसमें कहा है किस एंजाइम के कारण दूध का दही में परिवर्तन होता है, यानी कि किस एंजाइम के द्वारा, किस क्रिया के द्वारा जो दूध है वो दही में परिवर्तन होता है या फिर दूध जो है वो दही में बदलता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए में कहा है रेनिन, ऑप्शन बी में कहा है पेप्सिन, ऑप्शन सी में कहा है रेजिन, या ऑप्शन डी रहेगा सिट्रेट। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा रेनिन। रेनिन के द्वारा ही जो दूध है वो दही में परिवर्तन होता है, यानी कि जो दूध है वो दही में रेनिन के द्वारा ही परिवर्तन होता है, ये आपको याद रखना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। दूध का जमना या दही बनना रेनिन एंजाइम के कारण होता है। आपको याद रखें कि अभी हमने वही डिस्कस किया था कि दूध का जो जमना या फिर दही का बनना किसके कारण होता है, रेनिन एंजाइम के कारण होता है। और रेनिन अमाशय में उपस्थित होता है, और जो रेनिन है वो कहाँ उपस्थित होता है, वो अमाशय में उपस्थित होता है, क्योंकि ये एक पाचक एंजाइम है। चलिए आगे के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने है। खट्टे दूध में होता है, आपको बताने कि जो खट्टे दूध में क्या उपस्थित होता है, यानी कि खट्टे दूध के अंदर कौन सा एसिड उपस्थित होता है, या फिर दूध जो है वो खट्टा किस एसिड के कारण होता है। ऑप्शन ए में का एसिटिक अम्ल के द्वारा या एसिटिक एसिड के द्वारा, या ऑप्शन बी रहेगा टार्टरिक अम्ल या टार्टरिक एसिड के द्वारा, या ऑप्शन सी रहेगा साइट्रिक अम्ल या फिर साइट्रिक एसिड के द्वारा, या ऑप्शन डी रहेगा लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड के द्वारा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा। जो दूध होता है वो लैक्टिक अम्ल या लैक्टिक एसिड के कारण ही दूध कैसा होता है, खट्टा होता है, या फिर दूध में जब लैक्टिक अम्ल होता है जिसके कारण दूध हमारा कैसा हो जाता है, खट्टा हो जाता है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करते हैं। खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, अभी हमने वही डिस्कस किया था कि खट्टे दूध के अंदर आपको याद रखने की लैक्टिक अम्ल होता है, दूध का अम्लीकरण इसे खट्टे में बदल देता है, और जो दूध का अम्लीकरण होता है वो इसे खट्टे में बदल देता है, यानी कि खट्टे में परिवर्तन कर देता है। और इसके पीछे का कारण जीवाणुओं द्वारा दूध के किण्वन होता है, दूध खट्टा हो जाता है, और इसे आम भाषा में किण्वित दूध भी कहते हैं। ये भी आपको याद रखना है, इसे आम भाषा में किस नाम से जानते हैं, किण्वित दूध के नाम से जानते हैं, जिसके कारण जो दूध है वो कैसा हो जाता है, दूध हमारा खट्टा हो जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन सी ग्रंथि पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करती। आपको बताने कि कौन सी जो ग्रंथि है या ग्लैंड से वो पचाने में या पाचन एंजाइम का जो स्राव है वो नहीं करती। ऑप्शन ए में का यकृत, ऑप्शन बी में का लाल ग्रंथियां, या ऑप्शन सी रहेगा आत ग्रंथि, या ऑप्शन डी रहेगा अग्नाशय। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा हमारा यकृत, यानी कि लीवर। लीवर ग्रंथि या लीवर ग्लैंड जो है वो पाचन एंजाइम का स्राव नहीं करती है, आपको याद रखना है। और यकृत किसी भी तरह का पाचक एंजाइम का श्रावण नहीं करता। अभी हमने वही डिस्कस किया था कि जो यकृत है वो किसी प्रकार के जो पाचन एंजाइम का क्या नहीं करता, श्रावण नहीं करता, यानी कि यकृत के द्वारा किसी प्रकार का जो पाचन एंजाइम का कार्य है वो नहीं होता, ये आपको याद रखना है। और यकृत के पास पित्ताशय होता है, यकृत के पास क्या होता है, यकृत के पास अपना पित्ताशय उपस्थित होता है, और जो पित्त रस का भंडारण करता है, और जिसके कारण पित्ताशय क्या करता है, पित्त रस का भंडारण करता है, यानी कि पित्त रस को इकट्ठा करता है, ये भी आपको याद रखना है। और पित्त रस वसा के पायसीकरण में सहायक होता है, और जो पित्त रस है वो किस में सहायक होता है, ये वसा के पायसीकरण में सहायक होता है, ये आपको याद रखना है। यकृत हमारा यहाँ उपस्थित है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। मानव शरीर को किस रूप में ज्यादा ऊर्जा मिलती है। आपको बताने की जो ह्यूमन बॉडी के अंदर किसकी वजह से ज्यादा एनर्जी होती है। ऑप्शन ए में का प्रोटीन के द्वारा, ऑप्शन बी में का खनिज लवण के द्वारा, या ऑप्शन सी रहेगा विटामिन के द्वारा, या ऑप्शन डी रहेगा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी रहेगा कार्बोहाइड्रेट के द्वारा ही जो मानव शरीर है उसे सबसे ज्यादा ऊर्जा मिलती है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। मानव शरीर को मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा प्राप्त होती है। अभी हमने वही डिस्कस किया था कि मानव शरीर को जो ऊर्जा मिलती है वो कहाँ से मिलती है, वो कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा मिलती है। और कार्बोहाइड्रेट जो है वो मोनोसैकेराइड में बदलकर ऊर्जा प्रदान करता है, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट वो किस में बदलता है, वो मोनोसैकेराइड में बदलकर ही मानव शरीर को क्या देता है, मानव शरीर को ऊर्जा
प्रदान करता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। और ये कार्बोहाइड्रेट के कुछ सोर्स है यानी कि स्रोत बता रखे हैं कि जो कार्बोहाइड्रेट वो हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। जैसे कि सब्जियों में हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है, और ये दूध से बने जो मिल्क के प्रोडक्ट है उसमें भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ऑनियंस हो गई, अदरक हो गई, इसके अंदर भी हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। और ये दाल्स में भी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। और ये जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं हमारे, उसमें भी कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होता है। ये क्या है, ये सारे कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत है जहाँ से हमें क्या मिलता है, जहाँ से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलता है। ये आपको याद रखना है। ये माउथ है हमारा, ये सलाइवरी ग्लैंड्स है, और ये स्टोमच है हमारा, अमाशय है, ये लीवर है हमारा। यानी कि ये क्या बता रखे, बॉडी के अलग अलग पार्ट बता रखे हैं, और बॉडी के जो अलग अलग पार्ट है वो अलग अलग प्रकार के कार्य करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें कहा है निम्नलिखित दिए गए प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट के जोड़े में से कौन सा जोड़ा दूध में पाया जाता है। ऑप्शन ए में कहा है केसिन सुक्रोज, ऑप्शन बी में कहा है केसिन लैक्टोज, ऑप्शन सी में कहा है केसिन माल्टोज, या ऑप्शन डी रहेगा एल्ब्यूलिन ग्लूकोज। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी रहेगा केसिन लैक्टोज। कुछ इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं। दूध में केसिन एवं लैक्टोज पाए जाते हैं। अभी हमने वही डिस्कस किया था कि जो दूध में क्या क्या मिलता है, कैसिन मिलता है और लैक्टोज मिलता है हमें। और लैक्टोज एक डाइसैकेराइड शर्करा है, और जो लैक्टोज है वो कैसी शर्करा है, ये डाइसैकेराइड शर्करा है। ये आपको याद रखना है। जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बना है, जो किससे मिलकर बना है, जो ग्लूकोज और लैक्टोज से मिलकर बना है। और लैक्टिक अम्ल मांसपेशियों में एटीपी में परिवर्तित होता है। ये भी आपको याद रखना है कि जो लैक्टिक अम्ल है वो मांसपेशियों में एटीपी में क्या होता है, परिवर्तित होता है, यानी कि बदलता है। इसलिए दूध में केसिन और लैक्टेज दोनों उपस्थित होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्वेश्चन नंबर 13। इनमें से क्या जंतुओं के भोजन में शामिल होता है। आपको बताना है कि जंतुओं के भोजन में क्या चीज उपस्थित होती है। ऑप्शन ए में क्या है ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी में क्या है प्रोटीन, ऑप्शन सी में क्या है सेल्यूलोज, या ऑप्शन डी रहेगा वसा। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा ग्लाइकोजन। जंतुओं के जो भोजन में शामिल होता है या उपस्थित होता है, क्या होता है, हमारा ग्लाइकोजन उपस्थित होता है। ये आपको याद रखना है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग डिस्कस करते हैं कि सेल्यूलोज एक पॉलीसैकेराइड है। जो सेल्यूलोज है वो क्या है, वो एक पॉलीसैकेराइड है जो ग्लूकोज से मिलकर बना है। जो किससे मिलकर बना है, जो ग्लूकोज से मिलकर बना है, और ये पशुओं के भोजन में शामिल होता है। और जो सेल्यूलोज है वो पशुओं के भोजन में क्या होता है, पशुओं के भोजन में शामिल होता है, लेकिन पाचक एंजाइम की कमी के कारण अच्छे से नहीं पच पाता। और पाचक एंजाइम के कारण जो सेल्यूलोज है वो अच्छे से पच नहीं पाता। जैसे ये आपको एनिमल दिखा रखा है इसमें कि जो जंतुओं में जो भोजन डाइजेस्ट होता है वो कैसे होता है। ये माउथ है, ये सलाइवरी ग्लैंड्स इनकी यहाँ उपस्थित होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने है। इनमें से कौन सा अम्ल मनुष्य के अमाशय में संश्लेषित होता है। आपको बताना है कि मनुष्य के अमाशय यानी कि मनुष्य के जो स्टोमच में कौन सा जो अम्ल है वो उपस्थित होता है। ऑप्शन ए में का सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन बी में का नाइट्रिक अम्ल, ऑप्शन सी में का है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, या ऑप्शन डी में का है फास्फोरिक अम्ल। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। मनुष्य के जो अमाशय में उपस्थित होता है वो क्या उपस्थित होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है। ये चीजें आपको याद रखनी है। और ये क्वेश्चन हमारा जो पूछा गया था, ये DSSP का जो एग्जाम हुआ था उसमें भी पूछा गया था। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या अमाशय रस, इसे किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर अमाशय रस के नाम से भी जानते हैं इसे हम। और ऑक्सीनेटिक कोशिका से स्रावित होता है। और ये कहाँ से स्रावित होता है, ये ऑक्सीनेटिक कोशिका से स्रावित होता है, यानी कि मिलता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जीवाणु को मारता है। ये भी आपको याद रखना है कि अमाशय में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है वो किसको मारता है, वो जीवाणुओं को मारता है तथा प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। और जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो प्रोटीन को पचाने में क्या करता है, या प्रोटीन के पचाने या फिर प्रोटीन के पाचन में मदद करता है। ये क्या है हमारा, ये अमाशय है। और यहीं पर ही क्या होता है, अमाशय में ही हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर इसे हम अमाशय रस के नाम से भी जानते हैं।
चले इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन और 15 क्वेश्चन रहेगा। लार किसके पाचन में सहायक है? आपको बताने की जो सलाइवा है वो किसको डाइजेशन करने में या किसको पचाने में सहायक होता है? ऑप्शन ए में का है प्रोटीन, ऑप्शन बी में का है स्टार्च, ऑप्शन सी में का है फाइबर, ऑप्शन डी में का है वसा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? स्टार्च। ये आपको याद रखना है, जो लार है वो स्टार्च को पचाने या स्टार्च के पाचन में सहायक होता है। चलिए इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करते हैं साथ में कि लार स्टार्च के पाचन में मदद करती है। अभी हमने वही डिस्कस किया था कि जो लार है वो स्टार्च को पचाने या स्टार्च के पाचन में मदद करती है, जो भोजन है वो आसानी से या इजीली डाइजेस्ट हो पाए। ये लार ग्रंथि से स्रावित होती है और जो लार स्टार्च है वो लार ग्रंथि से ही स्रावित होती है या निकलती है और इनमें 99.5% जल, इलेक्ट्रोलाइट व श्लेष्मा उपस्थित होता है। आपको ये भी याद रखना है कि लार ग्रंथि में 99.5% जल और इलेक्ट्रोलाइट व श्लेष्मा उपस्थित होता है और इसमें लाइसोजामेज एंजाइम उपस्थित होता है। ये भी आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है। यह भी हमने डिस्कस ही किया था कि मानव पाचन तंत्र यानी कि जो ह्यूमन का जो भोजन को डाइजेस्ट करने का जो सिस्टम है वो इस प्रकार से है। ग्रास नली, ग्रसनी ये यहाँ उपस्थित है और शोषण की जो नली है वो भी यही उपस्थित होती है, जिसके कारण ये एक दूसरे को काटती है। यमाशय, यकृत और ये क्या है? ये पित्ताशय है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पे हमारा जो टॉप 50 के 15 क्वेश्चन हम लोगों ने इस क्लास में डिस्कस कर लिए हैं। अब आगे की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन आंसर को डिस्कस करेंगे और ये सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ये वही क्वेश्चन है जो हमारे एग्जाम में पूछे गए हैं, यानी कि प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ये क्वेश्चन उठाए हुए हैं ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि जो एग्जामिनर है वो किस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर इसकी आपको पीडीएफ चाहिए गाइस तो पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, वहां से इस पीडीएफ को ले सकते हो। और साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।